जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर उज्जवल भविष्य में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे। ये तो हम लोग आज देखते हैं हिंदी व्याकरण की चौथा चैप्टर। सबसे पहले हम लोगों ने वर्णमाला कंप्लीट कर ली है, विराम चिन्ह कंप्लीट कर लिए हैं और हम लोगों ने शब्दकोश कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे तो आज हम वाक्य विचार यानी वाक्य क्या होते हैं, कितने टाइप के वाक्य होते हैं, किन किन तरीके से वाक्य हमारा कैसे शुद्धि होगा या वाक्य का मतलब क्या होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि वाक्य के लिए हमको अनिवार्य तत्व क्या चाहिए, किन किन तत्वों की आवश्यकता है, किस किस चीज़ से वाक्य बनेगा और वाक्य होता क्या है। तो एक चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य कहते किसे हैं। अगर हम बात करें वाक्य की तो शब्दों के यानी जो हमारे वर्डों से क्या बनता है, अक्षरों से क्या बनता है, शब्दों से क्या बनता है, उपवाक्य से क्या बनता है, यानी वाक्य बनता है। ठीक है, तो शब्दों के सार्थक क्रम से वाक्य हमारा कैसे बनेगा, शब्दों के सार्थक क्रम से वाक्य बनता है। यानी शब्दों का सार्थक क्रम, जैसे हम बात करें कि लड़का स्कूल जाता है, लड़का स्कूल जाता है, लेकिन ये वाक्य सही है हमारा। अब हम यहीं पे लिखते हैं जाता है लड़का स्कूल, तो ये हमारा वाक्य सही नहीं माना जाएगा। वाक्य हमारा क्या मतलब, हमारा जो है शब्दों का एक सार्थक क्रम होना चाहिए, तभी हमारा वाक्य बन पाएगा। तो वाक्य का मतलब क्या होता है कि जब सबसे पहली बात है कि वाक्य का मतलब होता क्या है कि हम अपनी अगर पूरी बात कह दें, पूरी बात कहें तो हमारा एक वाक्य बनता है। अगर हम एक शब्द ही कहें तो उससे हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसे हमने कहा कि नहीं, अब नहीं का मतलब क्या है कि हमने पता नहीं किस चीज़ के लिए नहीं कहा, लेकिन अगर हमने कहा कि हमको खाना नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमें भूख नहीं लगी, हमें खाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक जो वाक्य है उसमें हम अपनी पूरी बात कहते हैं, लेकिन उपवाक्य क्या होता है, वाक्य का ही एक भेद होता है, या शब्द जो है वो भी वाक्य का एक अंग ही होता है। ठीक है, तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य। अब हम जानते हैं कि वाक्य के लिए हमको किन किन अवयवों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य के लिए अनिवार्य तत्व, कितने तत्व हमारे लिए वाक्य के लिए अनिवार्य होने चाहिए। सबसे पहला हमारा सार्थकता, यानी शब्दों का एक सार्थक क्रम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लड़का स्कूल जाता है। ठीक है, वाक्य में क्या होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता कैसी कि वाक्य को हम समझें। अब जैसे मान लो यहां पे हमने लिख दिया कि लड़का चाय खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, योग्यता इसमें नहीं है, क्योंकि चाय क्या है, खाई नहीं जाती है, चाय पी जाती है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते थे, यानी हमारी जो योग्यता होनी चाहिए थी, तो यहां पे होना चाहिए था लड़का चाय पीता है। ठीक है, वाक्य में क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, वाक्य शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है पॉइंट, योग्यता होनी चाहिए। तीसरी बात, वाक्य के अंदर आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा मतलब इच्छा। अब जैसे इच्छा कैसे वाक्य के अंदर इच्छा होनी चाहिए, जैसे हमने एक वाक्य लिखा कि पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। अब हमें पता ही नहीं है कि ये पत्र है जो कौन लिख रहा है, पत्र कौन लिख रहा है, तो वाक्य के अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि पत्र कौन लिख रहा है। तो इच्छा क्या होगी, जैसे हमने कहा राम पत्र लिखता है, तो ये राम क्या है, एक राम हमें बता रहा है कि पत्र लिख कौन रहा है। ठीक है, तो वाक्य के अंदर इच्छा भी होनी चाहिए, यानी आकांक्षा होनी चाहिए वाक्य के अंदर। ठीक है, निकटता। अब निकटता क्या होनी चाहिए कि जैसे हमने यहाँ पे एक वाक्य लिखा था सबसे पहले, लड़का स्कूल जाता है,
तो कोई भी वाक्य बोलने से पहले हम उसको रुक रुक के नहीं बोलेंगे, एक लय होनी चाहिए वाक्य को बोलने के लिए। कोई अपनी बात कह के एक बात कहने में एक लय होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए। अगर लयबद्धता नहीं है तो फिर वो वाक्य हमारा जो है इतना महत्वपूर्ण और अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम कोई बात कहें, अगर किसी से रुक रुक के कहें तो क्या है, आदमी समझ नहीं पाता है या क्या कहना चाहते हैं हम। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी जबान लगती रहती है तो उनकी बात समझने में ज़्यादा कठिनाई होती है। तो इसलिए वाक्य के अंदर क्या होनी चाहिए, एक लयबद्धता होनी चाहिए। इसको हम क्या कह सकते हैं, निकटता, लयबद्धता, यानी जो लय होनी चाहिए। पदक्रम, पदक्रम यानी शब्दों का क्या होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, बिना क्रम के नहीं। जैसे हमने सबसे पहले बात की थी कि लड़का उसके बाद स्कूल फिर जाता, यानी एक वाक्य में एक पदों का क्रम सही ढंग से होना चाहिए, गलत ढंग से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी पद क्रम की। अन्वय होना चाहिए। अब अन्वय का क्या मतलब होता है कि वाक्य के अंदर लिंग, वचन, कारक सब वाक्य के अनुसार होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि लड़का, लड़के, लड़की, लड़के व लड़की स्कूल जाती हैं। तो यहां पे क्या है, हमारे वाक्य के अंदर अन्वय ठीक तरीके से नहीं है, यानी जो हमारे यहां पे क्रिया है, क्रिया गलत है। यहां पे हमारा जो वाक्य होना चाहिए, लड़के, लड़के व लड़कियां, लड़के व लड़कियां स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो वाक्य के अंदर हमारा छठा जो छठा पॉइंट है, यानी छठा तत्व क्या होना चाहिए, अन्वय होना चाहिए, पदक्रम होना चाहिए। वाक्य में शब्दों का जो पद है, पदों का क्रम होना चाहिए। ठीक है, निकटता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, यानी इच्छा होनी चाहिए, इच्छा की कर्ता का हमें पता चले। ठीक है, योग्यता होनी चाहिए, योग्यता मतलब अभी हमने बताया, ठीक है, कि वाक्य जो है गलत नहीं होना चाहिए। अगर खाना खाता है तो खाना ही लिखेंगे, खाना पीता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे और वाक्य में सार्थकता होनी चाहिए। तो ये 6 तत्व जो हैं बहुत ही आवश्यक हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट करते जाइए। उसके बाद हम बात करते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, उद्देश्य, एक तो उद्देश्य होता है और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है, यानी वाक्य जिसके बारे में बात कही जाए या जो भी कर्ता होता है, हम उद्देश्य को एक लाइन में लिखते हैं तो उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, यानी जो करने वाला होता है उसी को हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम खेलता है, खेलता है, राम खेलता है। कौन खेलता है, राम खेलता है। तो उद्देश्य क्या हुआ, तो ये उद्देश्य कौन हुआ, ये राम हुआ उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य क्या हुआ, राम। ठीक, अगर बात करें कि विधेय क्या होता है, तो उद्देश्य को छोड़कर जो भी बचता है वो क्या है, वो एक विधेय है। यानी विधेय को हम क्रिया भी कह सकते हैं और उद्देश्य को छोड़कर जो बाकी कुछ आता है वो विधेय है। ठीक है, विधेय, उद्देश्य को क्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिया, विधेय को। ठीक है, और उद्देश्य कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे खेलता है, बचा हुआ अंग क्या हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा विधेय। तो वाक्य के अंग कितने, 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाक्य के भेद। किसकी बात करते हैं, वाक्य के भेद। तो वाक्य के भेद 2 अलग अलग टाइप से हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं और रचना के आधार पर। ठीक है, किसके किसके, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ के
आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पे यूपीपी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड या जो भी एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, उनकी सबकी तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जिन लोगों को एक भी पैसा नहीं खर्च करना, सिर्फ आपको खर्च क्या करना है, आपको अपना इंटरनेट खर्च करना है, बस इसके अलावा कुछ भी खर्च नहीं करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पूरा कोर्स बिल्कुल सीक्वेंस से एक एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई जाएगी। और जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें। जितना भी बेसिक से आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो यहाँ पे बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाई हर चीज़ की चालू की जा रही है। ठीक है, तो कोई भी आपका एग्ज़ाम लगा हो, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, और जिनको नहीं जाना, कोचिंग, बहुत सारे बच्चे हैं कि कोचिंग नहीं जाते हैं, अब उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, इससे बढ़िया चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है आपको, और आपको सिर्फ अपना मोबाइल है आपके पास तो आप आराम से कोचिंग कर सकते हैं घर पे बैठकर। ठीक है, तो जिन लोगों को तैयारी करना है या जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो और लोगों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम से। और आप लोग जो है, मतलब आप पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो किया क्या करो कि सबसे पहले एक रणनीति बना लो अच्छे से, किस चीज़ की तैयारी करनी है। 10 जगह मत भागो, एक जगह पढ़ो, चाहे वो हमारे चैनल से पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो, वो आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, क्योंकि हमने अभी नया नया चालू किया है तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक, तो करना क्या है आप लोगों को कि एक अपनी रणनीति बनाइए, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और उसका आराम से जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पे एक लिस्ट लगाइए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की लिस्ट लगाइए कि हमको क्या क्या पढ़ना है, एक एक चैप्टर की। जितना पढ़ते जाए आप उसको टिक करते जाइए कि हमारा हाँ ये कंप्लीट हो गया, और अच्छे से सबके नोट्स बनाते जाइए। नोट्स क्या होता है कि जब आप नोट्स बनाना चालू करेंगे तो होगा क्या कि आप बार बार वीडियो पहली बात नहीं देखना पड़ेगा। किताब से पढ़ते हो तो किताब से नोट्स बना लिया करो, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करना है। ठीक है, अब उनको आप रिवाइज करो तो मुश्किल से आपको, यानी किताब से अगर आप पढ़ोगे पूरा तो आपको लगेगा आधा घंटा 1 घंटा, जो चीज़ पढ़नी है, कोई एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अपने नोट्स बना के अगर उनको रिवाइज करोगे तो आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स जो होंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। वो अभी के लिए ही नहीं, जब आपका एग्जाम आ जाएगा तो 10 से 15 दिन पहले उनको सब रिवाइज करना है अच्छे से। और वैसे बीच बीच में जब टाइम मिले तो हफ्ते 15 दिन में या महीने भर में उनको एक बार रिवाइज कर लो। यानी जहाँ पे 1 घंटा लगना है वहाँ आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, तो आपका समय बचेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करोगे तो किताब लेके बैठते हो तो क्या होता है कि इतनी लंबा, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता है कि इतना कौन पढ़े बार बार। अब आपके नोट्स बने होंगे तो 1 पन्ने में और किताब में 3 पन्ने में लिखा हुआ है, तो उससे फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और एक बार नोट्स बना लीजिए, वो आपके ज़िंदगी भर के हो जाएंगे। केवल आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, एक करंट पढ़ना पड़ता है बस। ठीक है, नया क्या है, नया तो करंट ही है बस। इसके अलावा सारी चीज़ें पुरानी, वही मैथ है, वही रीजनिंग है, वही हिंदी है, कुछ भी अपडेट होता है थोड़ा बहुत। लेकिन एक बार जैसे हिस्ट्री के नोट्स बना लिए तो वो तुम्हारे ज़िंदगी भर के लिए काम रहेंगे। हिंदी के बना लिए वो भी ज़िंदगी भर के लिए रहेंगे। यानी जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप एक बार नोट्स बना के उनको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ से पढ़िए आप एक चैनल पकड़ कर पढ़िए, 10 जगह मत भागिए। एक ही चीज़ 10 जगह पढ़ोगे, कन्फ्यूजन अलग रहेगी और उस समझ में ही नहीं आएगा कि कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। अब आप लोगों को क्या होगा कि वहाँ गलत बता दिया, यहाँ सही बता दिया, वहाँ गलत बता दिया। इसी में आप लोगों का कि वो अच्छा पढ़ाता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि व्यू देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, व्यू देखते हैं कि कितने व्यूज़ हैं इनके, कितने वाचिंग हैं। 1 लाख हो गए, 5 लाख हो गए, 2 मिलियन चल रहे हैं, नहीं चल रहे। सब्सक्राइबर देखते हैं, कितने सब्सक्राइबर हो गए। तो भैया एक चीज़ आप लोग बताओ, क्या कोई नया चैनल आया होगा तो आप लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है, आप लोगों ने उसको उठाया है? ये तो है नहीं कि कोई एकदम से आया 5 लाख व्यूज लेके या 2 मिलियन सब्सक्राइबर सबसे पहले लेके। ठीक है, तो आप लोगों ने ही उसको बनाया है। तो आप लोगों को जहां से अच्छा लगता है वहां से तो पढ़िए। ठीक है,
एक जगह से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो। और बाकी यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं सबका यही रहता है कि बच्चों का सिलेक्शन, बाकी कुछ कोई का नहीं। अब जितने बहुत सारे कई लोग होते भी हैं जो अपना कोर्स भी बेचते हैं। अब जब यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हो तो फ्री पढ़ाओ भैया, कोर्स 5,000 का। बहुत सारे बच्चे शौक में खरीद तो लेते हैं, अच्छी बात है आप कोर्स खरीद लो, लेकिन होता क्या है, खरीद लेंगे कोर्स, रुपए लगा दिए, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। अरे भैया जो फ्री में मिल रहा है तो पैसे लगा के वो डायरेक्ट तुम्हारे दिमाग के अंदर चला जाएगा, ये चाय में घोल के पिला देगा कोई, तो ऐसा ना करें, ठीक है। अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो फ्री में उसका लाभ उठाएं आराम से। इंटरनेट केवल आपका खर्च होगा और फीस क्या होगी, हमारा एक लाइक, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि कोई पेड कोर्स खरीद कर अगर वो पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर पेड आपने किया है, पैसे आपने दिए हैं तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। कोर्स खरीद कर और उसको वापस से छोड़ दें, फिर ये ठीक नहीं है, क्योंकि उतने पैसे में किसी बेचारे का दूसरे का काम चल जाएगा। या कोर्स आपने खरीद लिया तो दूसरे को दे दो, पढ़ते ही नहीं हो, खाली कोर्स खरीद के और पैसे 2-4 दिन पढ़ा और पैसे बर्बाद कर दिए। तो इससे अच्छा है कि आपको जो चीज़ फ्री मिल रही है उसका लाभ उठाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है। उसके अलावा हम आपको बता दें हिंदी, रीजनिंग, जीएस, हर चीज की क्लास एकदम 0 से चालू होगी, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, साथ में जुड़े रहिए। अब तो यानी जब तक आपका एग्जाम होगा, या लेखपाल के फॉर्म पढ़ रहे हैं आप लोगों को, जैसा कि पता ही है कि 8,085 पद आए हुए हैं, तो बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सब लोग फॉर्म डाल दीजिए जिन लोगों ने पेट किया हुआ है। अभी कोई परसेंटाइल का निश्चित नहीं है कितनी परसेंटाइल जाएगी, ठीक। तो अच्छी खासी पोस्ट है और तैयारी करते रहो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और जिन लोगों का यूपीपी का सपना है तो यूपीपी के भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। फिलहाल तो अभी आचार संहिता चल रही है तो इस टाइम तो नहीं, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा ही। और वो अच्छा ही है कि जितना लेट आए उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए, कि जब तक आप लोगों के फॉर्म आए तब तक आप लोगों का एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए या आधे से ज़्यादा खिंच जाए। फिर आपके पास क्या रहेगा, जैसे 1-2 महीने रहेंगे तो आप केवल उनका क्या करें, रिवीजन करें, सिर्फ रिवीजन करें, उतना ही अच्छा रहेगा। जितना आप अभी पढ़ लोगे उतना बाद में कम पढ़ना पड़ेगा, और जितना अभी नहीं पढ़ोगे फिर बाद में एकदम से इतना लोड उठाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो अभी से मेहनत चालू कर दीजिए ताकि आगे आपको फायदा मिले। और हर बार का 6 महीने की 2 महीने पहले तैयारी कर लेंगे, 3 महीने पहले तैयारी कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चलो फॉर्म आएंगे तब तैयारी चालू करेंगे, या मंडे से। अरे मंडे क्या होता है भैया, एक चीज बताओ, मंडे होता क्या है। कोई लोग कहते हैं कि मंडे से करेंगे, मंडे क्या होता है, दिन चला गया ना, कोई दिन होता है छोटा बड़ा, सब 24 घंटे के होते हैं। मंडे से करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, 15 तारीख से करेंगे, ये सब छोड़ दो, बहाने ये सब होते हैं। तैयारी करना है तो आज से और अभी से चालू कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने, 8 भेद होते हैं। 8 भेद वे कौन कौन से होते हैं, तो हम एक बार जरा देखते हैं। सबसे पहला आता है विधानवाचक। विधानवाचक, अब विधानवाचक का मतलब क्या है कि जहां पे हमको क्रिया के होना या करना, कोई काम का होना या करना पाया जाए, वहां पे क्या होता है, विधानवाचक। किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए। जैसे राम फल खाता है। राम फल खाता है, यहां पे क्या है, फल खाया जा रहा है। किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा होना। जैसे राम या सोहन स्कूल जाता है। सोहन स्कूल जाता है, किसके द्वारा जाया जा रहा है, सोहन के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे किसी कार्य क्या हो रहा है कि फल खाया जा रहा है, स्कूल जाया जा रहा है, ठीक है। किसी भी काम का होना या करना पाया जाए, या उसके द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, लकड़हारे के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है,
या माली के द्वारा फूलों को पानी दिया जा रहा है। तो ऐसे क्या है, जहाँ पे कोई काम का करना या होना पाया जाए वहाँ पे कौन सा हमारा अर्थ वाक्य होगा, तो ये हमारा होगा विधानवाचक। दूसरे की बात करते हैं, आज्ञावाचक। आज्ञावाचक। अब आज्ञावाचक का मतलब क्या होता है? आज्ञा का मतलब ही होता है किसी को आदेश देना, ऑर्डर देना, ठीक है। तो यहां पे क्या, ऐसे वाक्य जहां पे किसी को आदेश दिया जाए, जैसे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्या है यहां पे? यहां पे खड़े हो जाओ, यहां पे कोई आदेश दे रहा है, खड़े हो जाओ, ठीक है। जैसे बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई आदेश दे रहा है। अंदर जाओ, अंदर जाओ, यहां बैठो, यहां बैठो। तो ये सब क्या है, आज्ञा दे रहा है कोई, ये मत करो, यहां बैठो, अंदर जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये सब क्या है, आज्ञा दे रहा है। यहां पे क्या है, आदेश देना। जहां पे हमको आदेश देना मिल जाए वहां पे कौन सा वाक्य होगा, आज्ञावाचक, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक का, प्रश्न का मतलब ये होता है किसी से कुछ पूछना। जैसे तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, ठीक है। तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो। ये सब क्या है, आज्ञावाचक, ठीक है। क्या है, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। जहां पे भी प्रश्न पूछने का हमको मिल जाए कि यहां पे क्या है, किसी चीज को पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, वहां पे कौन सा होगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। चौथा जो हमारा है वो निषेधवाचक। कौन सा, निषेधवाचक। अब निषेध का मतलब क्या होता है, मना करना। क्या होता है, मना करना, मना करना, किसी चीज का मना करना। यानी यहां पे क्या होना चाहिए, नकारात्मक शब्द आने चाहिए। जैसे यहां मत बैठो, बैठो, मत आ गया, मत का मतलब बता नहीं, यहां मत बैठो। वहां मत जाओ, मत जाओ, वहां मत जाओ, यहां मत बैठो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये सब क्या है, निषेधवाचक, यानी मना करना, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मना करना। प्रश्नवाचक में प्रश्न करना, निषेधवाचक यानी मना करना। किसी चीज का निषेध यानी नकारात्मक भाव आ रहा है, वहां पे क्या है कि मना करना, यहां मत घूमो, वहां मत टहलो, ये क्या है, मना करना, ठीक। अच्छा, पांचवा जो हमारा है वो है इच्छावाचक। इच्छावाचक। अब इच्छावाचक का मतलब क्या होता है, कोई इच्छा कर रहा है। जैसे भगवान तुमको खुश रखे, भगवान तुम्हें खुश रखे, ठीक है, भगवान तुम्हें खुश रखे। अच्छा, इसके अलावा आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। यहां पे क्या है, एक इच्छा ही तो की जा सकती है कि भगवान तुम्हें खुश रखे, हमारी ये इच्छा है, ठीक है, खूब फरो फूलो, ये क्या है, एक इच्छा है।
बड़ी लंबी आयु हो, ये क्या है, एक इच्छा है। कोई भी आशीर्वाद आता है, ठीक है, आपका दिन शुभ हो, क्या है, एक मनोकामना, हमारी इच्छा, स्पृहा, चाह, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इच्छा वाचक, ठीक है। अगला जो हमारा है छठा, संकेतवाचक। संकेत, ठीक, संकेतवाचक। अब संकेतवाचक क्या, संकेत करना किसी की तरफ, ठीक है। कैसे संकेत करना, जैसे यदि वह आता तो मैं भी जाता, ठीक है। यदि वह आता, आता मतलब किसी और की तरफ संकेत कर रहा है कि वो नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं गया, ठीक है। यह साइकिल मेरी है। यहां पे क्या है, संकेत कर रहा है कि यह साइकिल क्या है, मेरी है। किसी चीज की तरफ संकेत करना, वही क्या कहलाता है, संकेत वाचक। अगला जो हमारा है सातवां, संदेह वाचक। संदेह वाचक का मतलब होता है किसी वाक्य में अगर संदेह जताया जाए। कैसे संदेह जताया जा सकता है, कि जैसे हम बात करें कि शायद शाम को बारिश होगी। शायद शाम को बारिश होगी, शायद वह आएगा। संदेह है, ठीक है। यहां पे क्या है, संदेह। शायद वह आएगा, संदेह है आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म नहीं है, कोई चीज क्लियर नहीं है एकदम से, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एक आशा की जा सकती है, संभावना, संदेह किया जा रहा है, ठीक है। अगला जो हमारा है आठवां भेद है, आठवां हमारा जो है वो है हमारा विस्मयवाचक। क्या है, विस्मयवाचक, ठीक है, विस्मयवाचक। अब विस्मयवाचक क्या हो सकता है, कोई भी मन से जब कोई भाव निकलता है, जैसे आहा, जैसे हाय, ओह, अरे, ऐसे शब्द आए, जैसे छी, छी छी, ठीक है, ये क्या है, छी छी। जैसे कोई घृणा हो, कोई खुशी हो, बहुत ज्यादा एकदम से उत्साह हो, बहुत ज्यादा दुख हो, ऐसे क्या होते हैं, विस्मयवाचक। और विस्मयवाचक में तुमको ये चिन्ह मिल जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जैसे क्या बात है, वाह वाह, क्या सुंदर सुंदर दृश्य है, वाह क्या सुंदर दृश्य है, ठीक है। या हे भगवान, हे भगवान रक्षा करो। तो यहां पे क्या है, विस्मयवाचक। जहां पे आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल जाए, ये सबसे आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये आपके आठों प्रकार हो गए। अर्थ के आधार पर जो आपके 8 वाक्य हैं, तो आठों प्रकार हमने आपको बता दिए, ठीक है। अब हमारे जो बचे हुए हैं वो हमारे बचे हुए हैं रचना के आधार पर, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इनको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, और तैयारी करते रहो। कल का टाइम कल पे छोड़ दो, क्योंकि कल कभी नहीं होता है, होता है सिर्फ आज। ना ही कल होता है और ना ही कभी कल होगा, ठीक है। तो होता जो भी है वो आज होता है सिर्फ, और आज मान के तैयारी चालू करो। यानी आज हमारे पास जितना समय है उतना ही है, कल के लिए हमारे पास कुछ भी छोड़ना नहीं है कि कल हम पढ़ लेंगे। कल के लिए अगर टालोगे तो फिर नौकरी भी कल कल करते हुए
कल ही हो जाएगी, वो आज कभी नहीं आएगा दिन जिस दिन आपको नौकरी मिले। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा, और चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब भैया जरूर कर देना। और हमारा क्या है कि फीस हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए सिर्फ लाइक कर दें, वही हमारे लिए सब कुछ होगा। जय हिंद।